डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं साहित्य हेतु अथवा काव्य हेतु। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ वेदार्य। साहित्य हेतु भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि। सर्वप्रथम हम भारतीय दृष्टि पर विचार करेंगे। साहित्य के हेतु और साहित्य के प्रयोजनों में प्रायः गड़बड़ी की जाती है, किंतु इन दोनों में भेद स्पष्ट रूप से है। हेतु और प्रयोजन कार्य विशेष के साथ बीज और फल के समान संबद्ध होते हैं। जीवन और जगत के क्रिया व्यापारों के बहुविध प्रभावों का ग्रहण हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति मात्र कोई विरला व्यक्ति अर्थात कलाकार ही कर पाता है। अतः ऐसे कलाकार या कवि के पास ऐसी कोई न कोई असामान्य व्यक्ति से भिन्न विशिष्ट क्षमता, असामान्य क्षमता अवश्य होगी, जिसके आधार पर वह अपनी अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति कर पाने में सफल होता है। अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी इस क्षमता का या शक्ति को विभिन्न साधनों या साधना द्वारा परिष्कृत करना भी अत्यावश्यक होता है। कला सृजन के लिए अनिवार्य मूल क्षमता अथवा शक्ति तथा उसके परिष्कार के विधान कला के हेतु या कारण कहलाए जा सकते हैं। प्रयोजन और हेतु में अंतर है। प्रयोजन फलस्वरूप हैं तो हेतु बीज स्वरूप। साहित्य हेतु या साहित्य कारणों पर भारतीय संस्कृत आचार्यों ने निम्न प्रकार से विस्तृत विवेचन किया है। काव्य हेतु के संदर्भ में संस्कृत काव्य शास्त्र में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने निम्न प्रकार से काव्य हेतु स्पष्ट किए हैं। गुरुपदेशात् अध्येतुम शास्त्र जड़धियोपि अलम काव्यम तु जायते कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात जड़ बुद्धि वाले भी गुरु के उपदेश द्वारा शास्त्रादि विषयों का अध्ययन कर पाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु काव्य रचना तो कभी कोई प्रतिभावान ही कर पाता है। यहाँ भामह ने स्पष्ट रूप से काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा का स्वीकार किया है। आचार्य दंडी ने सर्वप्रथम काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वय करने का प्रयास किया है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् अमंत्रश्चाभियोगोस्याः कारणं काव्य संपदः। अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक सुसंस्कृत और निर्मल ज्ञान एवं अनथक निरंतर अभ्यास ही काव्य रूपी संपदा के कारण होते हैं। यहाँ उद्देश्य है कि बिना प्रतिभा के भी व्युत्पत्ति एवं सतत अभ्यास के बल पर साहित्य सृजन हो सकता है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु को काव्यांग कहा है। वे लिखते हैं, लोक विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानि। लोक के अंतर्गत व्यवहार जगत की समस्त बातें आ जाती हैं। विद्या के अंतर्गत शास्त्र, शब्दकोश, श्रुति, स्मृतियाँ, कला, कामशास्त्र आदि प्रकार के सारे शास्त्र आ जाते हैं तथा प्रकीर्ण के अंतर्गत प्रतिभा आ जाती है। अतः वामन भी प्रकारांतर से अभ्यास, व्युत्पत्ति एवं प्रतिभा को काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य रुद्रट ने भी काव्य के मूल में 3 हेतु स्वीकार किए हैं, परंतु वे प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। रुद्रट के अनुसार शक्ति ही मूल काव्य हेतु है। शेष 2 व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के संस्कारक एवं परिमार्जक तत्व हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य हेतु के रूप में शक्ति और व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। यह शक्ति ही प्रतिभा है। आनंदवर्धन ने शक्ति को व्युत्पत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। आचार्य राजशेखर ने शक्ति तथा प्रतिभा को पृथक रूप में देखा है। उनके अनुसार
शक्ति ही काव्योत्पत्ति में प्रमुख है, जबकि प्रतिभा और व्युत्पत्ति उसके सहायक हैं। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास को ही काव्य हेतु स्वीकार किया है। उनके अनुसार शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे, अर्थात शक्ति, लोकशास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान, काव्य परीक्षण से प्राप्त निपुणता तथा काव्य ज्ञाताओं के दिग्दर्शन में किया गया निरंतर काव्य रचना का अभ्यास ही काव्योद्भव के मूल हेतु अथवा कारण हैं। लगभग सारे परवर्ती आचार्यों जैसे हेमचंद्र, वाग्भट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ, केशवदास, कुलपति मिश्र आदि ने मम्मट के कथन का ही स्मरण किया है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं। पहला प्रतिभा अथवा शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति अथवा निपुणता और तीसरा अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। अब हम इन तीनों काव्य हेतुओं का पृथक पृथक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। पहली, प्रतिभा अथवा शक्ति। प्रतिभा अथवा शक्ति काव्योद्भव का प्रथम हेतु है। आचार्य मम्मट ने इसे कवित्व बीज संस्कार विशेष माना है। शक्ति ही कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। शक्ति के अभाव में रचित साहित्य उपहास के योग्य हो जाता है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा है, मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरणम अनेकथा विधेयस्य अक्लिष्टाम पदानि च विभाति यस्याम असौ शक्ति ही, अर्थात शक्ति वह वैशिष्ट्य है जिसके द्वारा समाधिस्थ एकाग्र चित्त में वाक्यार्थ का अनेक प्रकार से विस्फुरण हो तथा कठिनता रहित पदों का भान हो। वस्तुतः शक्ति एवं प्रतिभा परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। शक्ति के लक्षणों के बाद प्रतिभा शब्द पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। आचार्य वामन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। वे प्रतिभा का विवेचन करते हुए लिखते हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम कवित्व बीजम जन्म जन्मांतर विशेष संस्कार विशेष कश्चिद यस्माद् विना काव्यम न निष्पद्यते निष्पन्नम वा हास्यायतनम स्यात्, अर्थात कविता का बीज प्रतिभान है। यह प्रतिभान जन्म जन्मांतर संस्कार विशेष होता है। इसके अभाव में काव्य निष्पन्न नहीं हो सकता। यदि निष्पन्न भी हो तो भी हास्यास्पद बन जाता है। काव्य कौतुककार आचार्य भट्टतौथ के अनुसार प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा अर्थात नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है तथा काव्य के वर्णन में निपुण को काव्य कहा जाता है, कवि कहा जाता है। आचार्य राजान कुंतक ने लिखा है कि पूर्व जन्म के प्राक्तन एवं इस जन्म के अद्यतन संस्कारों से परिष्कृत अतएव प्रौढ़ एक अनोखी शक्ति प्रतिभा कहलाती है। प्राक्तन अद्यातन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा विशेषो रसावेश वैषद्य सौंदर्य काव्य निर्माण क्षमत्वम, अर्थात अपूर्व के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा ही प्रतिभा है। उसमें रसावेश वैषद्य एवं सौंदर्य निर्माण की क्षमता होती है। आचार्य राजशेखर ने लिखा है कि सा शक्ति ही केवला काव्य हेतुरिति यायावरीय है, अर्थात काव्य निर्माण का एक हेतु है प्रतिभा जो यायावरी से प्राप्त होता है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा, अर्थात काव्य के निर्माण का कारण केवल कवि की प्रतिभा ही है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिभा के 2 पक्ष हैं। प्रथम अचेतन संस्कारों की समृद्धि है तथा द्वितीय नवनिर्माण क्षमता है। कल्पना का प्रत्यक्ष कार्य मन के चेतन भाग से संबंधित है। संस्कार
समृद्धि और कल्पना के कारण ही साहित्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर बाह्याभ्यंतर योग दिखाई देता है। इसी के कारण काव्य में अनायासता आ जाती है। काव्य का दूसरा हेतु है व्युत्पत्ति अथवा निपुणता। साहित्योद्भव का दूसरा हेतु निपुणता है। यह निपुणता लोक के निरीक्षण और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है। लोक निरीक्षण के महत्व से परिचित होने के कारण ही आचार्य क्षेमेंद्र ने कलाकार को भुवनोपजीवी कहा है। लोक संपर्क के कारण ही लोक हृदय की पहचान बढ़ती है। यह पहचान प्रजातीय चेतन के संस्कारों को समृद्ध करती है। लोक हृदय की पहचान पर बल देते हुए महिषी महादेवी वर्मा लिखती हैं, सच्चा कलाकार लोक हृदय को पहचाने बिना नहीं हो सकता। लोक निरीक्षण के अतिरिक्त शास्त्रादि के अध्ययन द्वारा भी निपुणता की प्राप्ति में सहायता मिलती है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने ज्ञान संघर्ष, आत्म संघर्ष, ज्ञान संघर्ष और अभिव्यक्ति संघर्ष को त्रिविध संघर्ष में समाविष्ट किया है। यह ज्ञान संघर्ष निपुणता की प्राप्ति का संघर्ष है। निपुणता के कारण ज्ञान विस्तार होता है और ज्ञान विस्तार में ही भाव विस्तार की संभावनाएं होती हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और आलोचक विलियम वर्ड्सवर्थ ने निपुणता को अंतर्दृष्टि का प्रशिक्षण कहा है। आचार्य मम्मट ने निपुणता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधिनां आदि ग्रहणादितिहासानां च विमर्शनाद व्युत्पत्ति। अर्थात स्थावर एवं जंगम अर्थात जड़ चेतन लोक के वृत्त, छंद, व्याकरण, अमरकोश, कलाशास्त्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी ग्रंथ, हाथी एवं घोड़े आदि के लक्षणों वाले ग्रंथ तथा खड्गादि विद्या वाले लक्षण ग्रंथों, महाकवियों के काव्यों तथा इतिहास आदि के विमर्शन से जो व्युत्पत्ति होती है उसे निपुणता कहते हैं। साहित्य का तीसरा हेतु है अभ्यास अथवा प्रवृत्ति। अभ्यास अथवा प्रवृत्ति काव्योत्पत्ति का तृतीय एवं अंतिम प्रेरक हेतु अभ्यास है। काव्य ज्ञाताओं के उपदेश के कारण काव्य में पुनः पुनः प्रवृत्ति का नाम ही अभ्यास है। मम्मट के अनुसार काव्यम कर्तुम विचारयितुम चये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति अभ्यास है। अर्थात जो लोग काव्य करने एवं विचारना जानते हैं उनके उपदेश से विचार कर बार बार काव्य करने की एवं योजना करने की प्रवृत्ति को ही अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा ही गुरु से सीखी हुई किसी कला को चरम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए काव्य के प्रेरक तत्व में अभ्यास का बहुत महत्व है। आचार्य दंडी ने काव्य सृजन की प्रक्रिया में अभ्यास को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनका स्पष्ट कथन है कि न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी प्रतिभानमुद्यतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्यैवं कमप्यनुग्रहं तदस्तन्द्रेनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमिप्सुभिः कृषे कवित्वपि जनः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते। अर्थात यदि पूर्व जन्म के संस्कार भी न हो, अपने गुणों के कारण प्रतिभा का उदय भी न हो पाया हो, तो सुनने से एवं प्रयत्न से वाणी की उपासना करने पर अवश्य ही वह अनुग्रह करती है। अतः सचमुच कवि बनने की इच्छा रखने वालों ने आलस्य छोड़कर रात दिन श्रम पूर्वक सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अशक्त कवित्व होने पर भी श्रम द्वारा विद्वानों की गोष्ठियों में प्रभाव डाला जा सकता है। काव्योद्भव या साहित्योद्भव के लिए शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास
तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से शक्ति प्रेरणा का धरातल है, तो अभ्यास रचना का धरातल। निपुणता इन दोनों धरातलों के लिए उपयोगी है। केवल प्रतिभा शक्ति से साहित्य सृजन नहीं हो सकता, उसके लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति की परिपक्वता के अतिरिक्त साहित्य सृजन के लिए अभ्यास की भी निरंतर आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रतिभा मात्र साहित्योद्भव का हेतु नहीं हो सकती, उसी प्रकार निपुणता से भी साहित्य सृजन नहीं हो सकता। केवल बहुज्य होने मात्र से कोई व्यक्ति प्रतिभा के अभाव में उसी प्रकार साहित्य के लिए आवश्यक आस्वाद प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे दरवी सुपरसानिव, अर्थात करछी दाल में रख कर के भी दाल के स्वाद से वंचित रहती है। केवल अभ्यास से ही कोई कविता नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि प्रतिभा अल्प होने पर भी अभ्यास के बल पर चमत्कार पूर्ण काव्य की रचना करके थोड़ा बहुत यश कोई पा ले, किंतु इस प्रकार परिश्रम करके लिखी हुई कविता घास काटने की क्रिया ही कही जा सकती है। ये हुआ साहित्य हेतु का विवेचन भारतीय प्राचीन संस्कृत आचार्यों की दृष्टि से। अब हम साहित्य हेतु पाश्चात्य दृष्टि के आधार पर विवेचित करने का प्रयास करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने भी किसी न किसी रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को ही साहित्य हेतु स्वीकार किया है, परंतु कालानुरूप किसी विशेष मत के कारण एक वाच्यता नहीं रही। आरंभिक काल में संस्कृत काव्य शास्त्र के समान ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में दैवी प्रतिभा को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बारे में विचार रखने वाले पहले दार्शनिक हैं सोक्रेटिस अथवा सुकरात। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा है, कविगण कविता इस कारण नहीं रचते कि वे बुद्धिमान हुआ करते हैं, वे इस कारण कविता रचते हैं कि उनमें एक विशेष प्रकृति अथवा प्रतिभा रहती है। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो अथवा अफलातून प्रकारांतर से प्रतिभा की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, एक अन्य प्रकार की विक्षिप्तता उन लोगों अर्थात कवियों में रहती है जो काव्य देवी से आविष्ट हुआ करते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु अथवा एरिस्टोटल ने भी काव्य साहित्य हेतु पर चर्चा की है। अरस्तु ने दैवी प्रेरणा के सिद्धांत को अस्वीकार कर काव्य प्रवृत्ति को मूलतः मानव स्वभाव के साथ निबद्ध किया है। उनके अनुसार अनुकरण की प्रवृत्ति ही काव्य का मुख्य हेतु है तथा संगीत, लय आदि उपकरण हैं। यहाँ अनुकरण का अर्थ कलात्मक पुनः सृजन है। अतः कलात्मक पुनः सृजन के लिए कल्पना, स्वतंत्र चिंतन और प्रतिभा को वे आवश्यक मानते हैं। एरिस्टोटल के उपरांत होरेस का नाम आता है। होरेस ने उत्कृष्ट पुनः सृजन रूपी अनुकरण के लिए सजग विवेक और चिंतन तथा नीति के अध्ययन पर बल दिया है। उन्होंने प्रतिभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु आविष्कार, नवीन उद्भावना, अंतर्दृष्टि आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा के महत्व को ही प्रतिपादित किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ सुप्रसिद्ध रोमांटिक अथवा स्वच्छंदतावादी कवि एवं आलोचक विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार कल्पना, शक्ति, भावना की सच्चाई, चिंतन, मनन ही काव्य हेतु हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के सहयोगी एस.टी. कोलरिज के अनुसार प्रतिभा एवं काव्यत्व अभिन्न है। प्रतिभा के अतिरिक्त वे भावुकता, विवेक, कल्पना और मानवता को कवि के आवश्यक गुण मानते हैं। सातवें काव्यशास्त्री हैं हडसन। हडसन ने साहित्य सृजन के 4 मूल हेतु माने हैं। पहला, आत्माभिव्यक्ति की कामना, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। दूसरा काव्य हेतु माना है मनुष्यों एवं उनके कृतियों के प्रति आकर्षण,
इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर डूइंग्स। तीसरा काव्य हेतु मानते हैं वास्तविक एवं काल्पनिक जगत के प्रति हमारा आकर्षण, इंटरेस्ट इन टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इन विच वी लिव एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इन विच वी कॉन्ज्यूअर इनटू एग्जिस्टेंस। और हडसन चौथा काव्य हेतु मानते हैं सृजन के प्रति प्रेम, लव ऑफ फॉर्म्स एज फॉर्म। आठवें काव्य शास्त्री हैं जिन्होंने साहित्य हेतु की चर्चा की है, वे हैं बर्गसा। बर्गसा का मानना है कि यह दृश्यमान जगत ही स्वयं काव्य सृष्टि की ओर प्रेरित करता है। पाश्चात्य विद्वानों का एक वर्ग काव्योत्पत्ति का मूल कारण कल्पना को स्वीकार करता है, तो दूसरा कल्पनामयी धुन फैंसी को स्वीकार करता है। कुछ विद्वानों ने कल्पना बिंब इमेजरी को ही काव्य हेतु माना है, तो कुछ विचारकों ने काव्य चातुर्य पर विशेष बल दिया है। कई विद्वान काव्योन्माद को कुछ अंतःस्फुरण इंपिरेशन, कुछ निर्बाध अभिव्यक्ति स्पॉन्टेनिटी, कुछ भावुकता सेंटिमेंटैलिटी, कुछ भावावेश स्टैसिटी इसी, कुछ अनुकरण इमिटेशन, कुछ अति प्राकृतिक तत्व सुपर नेचुरलिज्म और कुछ अंधविश्वास सुपरस्टिशन को ही काव्य प्रेरक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्यांश अवश्य है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के अलावा अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने भी काव्य हेतुओं का अन्वेषण किया है। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड जो एक बहुत प्रसिद्ध मनोविश्लेषण तज्ञ थे, उनका विश्वास है कि काम अथवा सेक्स या लिबिडो ही मानव जीवन का प्रमुख संचालक है। साहित्य तथा कला में भी यही तत्व प्रधान रूप से विद्यमान है। दूसरे प्रसिद्ध मनोविश्लेषण तज्ञ एडलर ने भी साहित्य हेतु पर चर्चा की है। एडलर के अनुसार शासन शक्ति तथा शुरूस के विचार एकत्रित भावधुंध कलेक्टिव अनकॉन्शियस साहित्य के विधायक हैं, ऐसा माना है। स्वप्नवादियों ने स्वप्नावस्था में मानव हृदय में जो उदित होते हैं वे काव्य प्रेरक हेतु माने हैं। वातावरणवादियों ने लेखक या कवि के वातावरण या परिवेश को काव्य का हेतु माना है। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि कवि या मौलिक साहित्यकार में एक अलौकिक असामान्य मानसिक विकृति होती है जो काव्य सृजन का हेतु है। थॉमस टर्न इलियट, टी.एस. इलियट के अनुसार बाह्य तत्वों की श्रृंखला या वस्तुनिष्ठ सहसंबंध यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ही काव्य हेतु हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने प्रेरक परिस्थितियों को प्रमुख स्थान देकर निमित्त हेतु में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को रखा है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने तन्मय प्रधान मननशीलता को काव्य हेतु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने, काव्य शास्त्रियों ने, कवियों ने, आलोचकों ने किस प्रकार से काव्य हेतुओं का विवेचन किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप इस YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। आपको फिर से हार्दिक धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।